हाय। वेलकम। तो अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मीन्स आरआरबी से जेई एग्जाम के लिए, जिसके लिए जो जूनियर इंजीनियर्स रहते हैं हमारे रेलवेज में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा आरआरबी द्वारा निकला है अभी वैकेंसी। तो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपोट मेटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर में वैकेंसीज है। चलिए वैकेंसी का फॉर्म को एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्रिस्प में। क्या है डेट ऑफ ओपनिंग? आपका 30 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 जुलाई से आपका ऑनलाइन में आप आवेदन कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो लिंक रहेगा ये हमारे वेबसाइट में दे दिया जाएगा, आप फॉर्म भी वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में फॉर्म है, ठीक है। तो ये आप कब तक भर पाएंगे? ये आप 29/8/2024 मीन्स 29 अगस्त 2024 रात 11:59 आवर्स, ठीक है, रात का 11:59 आवर्स यानी 12 बजे के आसपास तक भर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए आपसे तो 30 तारीख से 8 सितंबर तक इसका विंडो खुला रहेगा, 30 अगस्त से, ठीक है। तो ऑनलाइन भरने का डेट है 30/7 से। चलिए, तो जूनियर इंजीनियर जिसके वैकेंसी के बारे में हम लोग बहुत पहले सुन रहे थे कि हाँ उनका लेवल 6 रहेगा और इनिशियल पेमेंट 35,400 रहेगा। उनकी उम्र जो रहेगा 18 से 36 साल का कोई भी रहेगा तो वो भर सकता है। टोटल वैकेंसी है 7934। देखिए काफी ज्यादा वैकेंसीज निकला है, 7934 वैकेंसीज मीन्स काफी ज्यादा है, ठीक है। और 3 इयर्स जो भी है उनको, जिसका कोविड-19 पैंडेमिक में जो लोग फंसे हुए थे, तो जो भी एज लिमिट दिया गया था वो रिलैक्सेशन एज मिला करके ही अभी आपका 18 से 36 वर्ष के अंदर आपका एज रहना चाहिए। ये एज आपका 1/1/2025 में, ठीक है। तो अभी अगर आपका एज मान लीजिए 26 है कि 27 है या फिर 35 है और आपका 1/1/2025 1 जनवरी 2025 में आपका एज 35 ईयर्स तक है या फिर 36 ईयर्स तक है, तभी आप भर पाएंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2025 डेट ऑफ बर्थ और आपका 36 ईयर्स कंप्लीट हो जा रहा है, अगर एक दिन भी ज्यादा जा रहा है तो आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। क्लियर नोटिफिकेशन है, क्लियर नोटिस है। तो आपको एग्जामिनेशन ये दिया गया है कि क्वालिफिकेशन जो है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो स्केल ऑफ पेमेंट तो हम लोग देख लिया है। क्या है स्टेजेस ऑफ एग्जाम? 2 स्टेजेस में होगा। पहला सीबीटी होगा, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 2 स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, सीबीटी का, प्रीलिम्स और मेंस टाइप का आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्क को नॉर्मलाइजेशन जैसे एसएससी का एग्जाम में होता है उसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन होता है। कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टिंग जो होगा वो 15 गुना होगा, जितना वैकेंसी रहेगा उसका 15 गुना वैकेंसी के हिसाब से लिया जाएगा। मीन्स अगर आप देखिए तो नियरली 8000 वैकेंसी है, ठीक है, और वहां आपको 8000 वैकेंसी में लगभग आपका 15 गुना हो जाएगा, 1,30,000 के आसपास आपका कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉरी 1,12,000 के आसपास कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज में, ठीक है। चलिए देन देखते हैं नेगेटिव मार्किंग कैसा है। 1/3 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो 1 मार्क आपका प्लस में दिया जाएगा और हर गलत आंसर में आपको 1/3 मार्क काट दिया जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के बाद आपको 250 रुपीज सबमिट करना रहेगा, जो कि 30 अगस्त से 8/9/2024 के अंदर अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना हो, तभी आपको 250 रुपया सबमिट करना रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलिए हम लोग ये सब चीज़ों को, ये तो रेगुलर चीज़ है, क्या क्या चीज़ बैन है वो सब चीज़ तो हम लोग को पता ही है ऑलरेडी कि आपको मोबाइल ये सब चीज़ लेकर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या क्या चीज़ों के बारे में क्वालिफिकेशन है। पहला तो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का सिटीजन, ये सब यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर यानी रिसर्च में जाने के लिए आपका एज 18 से 33 ईयर्स रहना चाहिए 1/1/2025 में, ठीक है। उसी प्रकार जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए आपका 18 से 33 साल रहना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989, ठीक है, अगर आपका अनरिजर्व्ड है यानी जनरल कैटेगरी है या फिर आप ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर रहे हैं तो 2/1/1989 के अगर आपका जन्म हुआ है तो ही आप भर सकते हैं और 1/1/2007 के अंदर आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 और 2/1/2007 में 2 1 2007 और 2/1/2007 में 2 1 2007 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 में 2 1 2007
2 जनवरी 1989 के बीच में आपका जन्मदिन पड़ना चाहिए। अगर उसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप ये नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार ओबीसी के लिए आपका सबसे 1986 2 जनवरी 1986 के बाद आपका जन्म होना चाहिए। एसटी एससी के लिए 2 जनवरी 1984 के बाद जो भी जन्म हुआ है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी एससी के लिए, तो ये सारा इसी एज के अंडर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी 2 जनवरी 1989 के बाद, ओबीसी 2 जनवरी 1986 के बाद एंड एसटी एससी 2 जनवरी 1984 के बाद जो भी जन्म हुआ है वो लोग भर पाएंगे। नाउ कैंडिडेट्स को देखिए उसका एग्जामिनेशन फी कैसे रहेगा। सारे कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फी 500 रुपीज रहेंगी और 400 रुपीज आपका डिडक्शन हो जाएगा, मीन्स रिफंड हो जाएगा। जब भी आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी जैसे आप प्री एग्जाम देने जाएंगे, अगर आप प्री एग्जाम अपियर करने भी गए तो आपका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको टोटल वो 500 रुपीज वो डायरेक्ट जमा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए एप्लीकेशन फीस बस 100 रुपया है, 500 भरना पड़ेगा, 400 आपको बाद में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एसटी एससी एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, ईबीसी, ये सब के लिए आपका फीस जो है ये 250 रुपीज रहेगा और ये रिफंड हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे ये रिफंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया है ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल गेट अ रिफंड। तो जो कैंडिडेट सीबीटी का फर्स्ट स्टेज भर रहे हैं बस उन्हीं को रिफंड आएगा, सबको को रिफंड नहीं आएगा। अगर आप एग्जाम देने नहीं जा पाए, कोई भी रीजन हो, आपका रिफंड नहीं आएगा। फीस खाली ऑनलाइन मोड के थ्रू ही हो रहा है, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप फीस भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिफंड बहुत क्लियर चीज दिया गया है कि कैंडिडेट्स को अपना बैंक अकाउंट, बैंक होल्डर का नाम और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सारा उस फॉर्म में भरना है, तभी जाके रिफंड आएगा। अगर आप ये सब चीज बैंक अकाउंट का डिटेल गलत भरते हैं तो आपका रिफंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, अधूरा है, या फिर एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट होता है कोई भी कारणवश, कुछ गलत आप डाल दिया है, कुछ फर्जरी किया है, कुछ भी चीज के कारण, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और उस केस में रिफंड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और किस किस चीजों में हम लोग को ज्यादा फोकस डालना है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट अभी जॉब में है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनको एनओसी सर्टिफिकेट लाना है प्रेजेंट गवर्नमेंट से। ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। चलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक बार हम लोग नजर डालते हैं। फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा, सेकंड स्टेज सीबीटी होगा। मीन पहला स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर में ऑनलाइन टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड। सेकंड वाला भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। थर्ड वाला आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फोर्थ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सारे जो चीज है ये शेड्यूल कहाँ होगा, कौन सा जगह पे होगा, ये आपको आरआरबी का वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। प्लस अगर आप एग्जाम भर एक बार आप सबमिट कर देते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि कुछ भी डेट शिफ्ट हो या फिर कोई शिफ्ट चेंज करना हो या फिर आपको अपना जगह चेंज करना है, तो आप ये नहीं करा सकते हैं, ठीक है। नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो जो भी डिसीजन आप लीजिए, जैसे ही फॉर्म भरना है अच्छा से भरिए, ध्यान दे करके कि आप एग्जाम सेंटर में पहुंच पाए। चलिए पहला स्टेज जो सीबीटी है उसको ये सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम रहेगा। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं जिनको स्क्राइब चाहिए, जो थोड़ा सा फिजिकली वीकर सेक्शन में है, उनको 120 मिनट्स मिलेगा आपके लिए। जनरली जो लोग ठीक है उनके लिए 90 मिनट्स, ठीक है। तो पहला जो रहेगा वो खाली स्क्रीनिंग रहेगा, कोई मार्क उसमें नहीं रहेगा। और कैंडिडेट्स जो लोगों को सेकंड सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स सारे स्टेजेस में जो भी रहेगा उनको वैसे मिलेगा, ठीक है, बस उसी कैंडिडेट्स को। चलिए तो क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम रहेगा, बॉडमास रहेगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। ये रहेगा आपका मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जनरली जो कि पिछले बार भी आता है, जो कि एसएससी का एग्जाम्स में है, सिलेबस जनरली सेम है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का बात करें तो इसमें एनालॉजी रहेगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम,
डेटा इंटरप्रिटेशन DI, ठीक है, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट्स, ये सारे चीज रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल जो भी है चाहे जितना है, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, और स्टैटिक में जैसे आपका वर्ल्ड, ये सब करंट अफेयर में जैसे वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे भी रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस आपका क्लास 10 का सिलेबस का बेस CBSE बेस्ड में रहेगा, ठीक है। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे दिया गया है, मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चंस रहेंगे, GI और रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का आपका 25 क्वेश्चंस, GA का 15 क्वेश्चंस एंड जनरल साइंस का आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल मिलकर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट में कंप्लीट करना है, 90 मिनट्स में, ठीक है, मीन्स 1.5 घंटा। सेकेंड स्टेज का जो एग्जाम रहेगा वो आपका, तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिखा रहेगा ये तो हम डिस्कस कर लिया, 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, उसमें आप मत जाइए, आपको CBT पहला CBT क्लियर करना है। पहला CBT क्लियर कर लेते हैं तो आपका सेकंड CBT में आपका टोटल 120 मिनट रहेगा, यानी आपको 2 घंटा का एग्जाम रहेगा और 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंस, इंडिया, वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे GA में रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेगा। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस जो रहेगा, कंप्यूटर में आपका आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, ये सारे टॉपिक्स हैं। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में आपका एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, एयर वाटर पॉल्यूशन बहुत कॉमन टॉपिक है, देयर इफेक्ट इन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट आपका जो मेन है टेक्निकल एबिलिटीज आपका देखा जाएगा किस किस चीजों में, ये टेक्निकल एबिलिटीज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तब जनरल अवेयरनेस में आपका 15 मार्क रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में 15 मार्क, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 10 मार्क, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में 10 मार्क एंड टेक्निकल एबिलिटीज में आपका 100 मार्क रहेगा। तो सब मिलजुल के एक साथ कितना होता है दोस्तों, हम लोग का 150 मार्क होता है। 150 मार्क का एग्जाम रहेगा, 120 आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, 120 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकंड स्टेज। अगर आप सेकंड स्टेज CBT दे रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप, कंप्यूटर का मॉनिटर जिस तरह से होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर वाला मॉनिटर आपको कंप्यूटर मॉनिटर में कैलकुलेटर मिलेगा, कैलकुलेटर आपको कैरी करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन में आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका देखिए, अगर आप 3 इयर्स डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है, बैचलर्स डिग्री किए हैं, ये सारे टॉपिक में मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सबस्ट्रीम, ये सारे में अगर किए हैं तो आपका एग्जाम ग्रुप रहेगा मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रीम, ये सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आएंगे। एंड अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम और BSc इन सिविल किए हैं तो वो आपका सिविल अलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप BSc केमिस्ट्री फिजिक्स किए हैं तो आप CMA ग्रुप में आएंगे। और अगर आपका डिग्री केमिकल टेक्नोलॉजी को लेकर के है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंट, कोरोजन प्रिवेंशन, ये सारे को लेकर के, या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से आप डिग्री किए हैं तो आपका केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में देख लिया है। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो लोग नॉर्मलाइजेशन करेगा, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ नहीं होगा। मेन है अप्लाई कैसे करना है। पहले आपको विजिट करना पड़ेगा RRB का वेबसाइट, तो वो हम आपको हमारे वेबसाइट में लिंक दे देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको लॉगिन करना है, वरना अकाउंट क्रिएट कीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपना पोस्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत है पहले ये देख लेते हैं। क्लियर कलर साइड फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, ये भी देख लीजिए कि व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए आपका फोटोग्राफ में। नेक्स्ट चश्मा उसमा कुछ नहीं पहनना है, चश्मा टोपी ये सब नहीं पहनना है। आपके पास एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ फॉर फ्यूचर यूज ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में सेम फोटोग्राफ रहना चाहिए, 12 कॉपी कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट
स्कैंड जेपीजी इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर रहना चाहिए। ST/SC सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो वो रहना चाहिए। स्क्राइब अगर है तो उनके लिए स्क्राइब का ड्यूली अपलोडिंग फोटोग्राफ, कौन स्क्राइब है वो सब उनको चाहिए। ठीक है, स्क्राइब मीन्स अगर कोई लीक नहीं पाता है, हैंडीकैप्ड है कोई, या फिर डिसएडवांटेज है, फिजिकली डिसएडवांटेज सेक्शन में है, तो वो लोगों का। नेक्स्ट, आपको अपना ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका अहमदाबाद का वेबसाइट, चेन्नई का, मुजफ्फरपुर का, तो ये सारे वेबसाइट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप सेंट्रल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर अपना जो नियरेस्ट वेबसाइट है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। सारी चीज वेबसाइट पे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार आप दे दिए तो दे दिए। एग्जामिनेशन के मीडियम कौन कौन सा लैंग्वेजेस में होगा? इंग्लिश में होगा, हिंदी में अवेलेबल है, प्लस अगर आप चाहते हैं तो आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सारे भाषा का भी ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस पता है, 250 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है। एप्लीकेशन में गलत एप्लीकेशन भर दिया, कुछ मॉडिफाई करना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, अगर आप ST/SC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको फ्री ट्रैवल फैसिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, स्लीपर क्लास का। फोटोग्राफ तो आपको चाहिए, और क्या क्या वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर यानी 10+2 का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ST/SC सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी डिक्लेरेशन, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको वेविंग एग्जामिनेशन फी कर रहे हैं तो, EWS कैटेगरी या EBC कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, ये सारे एक्स सर्विसमैन के हैं। देन और आपका क्या है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो NOC चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स मेंशन्ड हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। वर्निंग फॉर्मेट, हाँ, तो ये सारे कुछ फॉर्मेट्स उसके बाद अटैच्ड है, तो उतना इसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। फॉर्मेट्स अटैच्ड है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन है, तो ये सारे फॉर्मेट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अभी सिलेबस क्या रहेगा। वो आपको एनेक्सर 7A रहेगा, पेज नंबर 34 जो है उसमें आप आ जाइएगा इंग्लिश वर्जन में, तो आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा। जो सिलेबस है बस उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। आरआरबी का एग्जाम आप फिर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है या फिर आपका सिविल स्ट्रीम है, सारी चीजों स्ट्रीम का अलग अलग हिसाब से दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दिया गया है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया गया है, उसके बाद मैकेनिकल का दिया गया है, तो पूरा सिलेबस यहाँ पे अपडेटेड है। ठीक है, चलिए इसमें तो बस इतना ही है। और अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं ये आपका CL का पोस्ट पैरामीटर क्या है, सारा चीज का दिया गया है। जूनियर इंजीनियर का कौन सा लेवल, ग्रेड ऑफ पे है, डिजाइन ड्राइंग कौन सा स्ट्रीम है, सारा किस किस तरह से एलिजिबिलिटी है, ये भी आपको लास्ट क्लास स्लाइड्स में मिल गए हैं। चलिए, तो वैकेंसी के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिया गया है यहाँ पे हालांकि, तो आप ये सब में आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। सीट्स जो भी है आप वैकेंसी को एक बार चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप कौन सा कैटेगरी में है और आपका कितना वैकेंसी है। तो हम लोग तो ये नहीं चाहते कि आप लोग वैकेंसी को चेक करिए, यू डू योर बेस्ट, आप अच्छे से चेक करिए अच्छे से, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा है, 7000 पोस्ट कम नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा वैकेंसी, आप लोग अच्छे से अप्लाई करिए। डू वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।